यार अर्जुन, एक बात बता। माना कि इस दुनिया में एक दूसरा ब्रह्मांड है जिसमें इस दुनिया में जो हो चुका है वहां वो वर्तमान समय में चल रहा है, लेकिन तू हमें सीधे उस वक्त में कैसे ले जाएगा जब पंडित सुशलाचार्य जी यहाँ पर इस घर में आए थे? समीर ने कहा। यार, ये जो पंडित सुशलाचार्य जी का कड़ा हमें मिला है ना, इसकी मदद से। अर्जुन ने पंडित सुशलाचार्य जी का कड़ा दिखाते हुए कहा, जिस पर उनका खून लगा हुआ था। देख, होता क्या है ना, हम संपर्क साधेंगे इस कड़े का और इस घर का, क्योंकि ये घटना इस घर में हुई है तो हमारी रूह उसी वक्त में जाएगी जब ये कड़ा यहां पर गिरा होगा। अर्जुन ने कहा। पर क्या शाबर मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो हमें प्रकाश की गति से दूसरे ब्रह्मांड में ले जा सकती है? रुद्र ने कहा। यार, तुझे नहीं पता, पर इन शाबर मंत्रों में बहुत शक्ति है, इतनी कि ये कुछ भी करा सकते हैं। पर शर्त यह है कि इस मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करना होगा, तभी हमारी रूह दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच पाएगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। जो मंत्र मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो हमें 1000 बार बोलना होगा। क्या कहा? 1000 बार? सबने एक साथ अपना मुंह फाड़ते हुए कहा। हाँ यार, तुम लोगों को क्या लगता है दूसरे ब्रह्मांड में जाना आसान है? ये इतना भी आसान नहीं है, वरना हर कोई मंत्रों का उच्चारण करके अपने अतीत में जा सकता था। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होती है। तो तुझे क्या लगता है हम कर सकते हैं ये? समीर ने कहा। यार, तुम लोगों का मुझे नहीं पता, पर हाँ, हम लोग इस कड़े को पकड़े होंगे, जिस कारण यदि मेरी रूह अपने शरीर से निकलेगी तो ह्यूमन बॉडी टू ह्यूमन बॉडी के रूल से तुम्हारी रूह भी बाहर निकल आएगी। पर हाँ, याद रखना, मंत्र का उच्चारण ठीक से करना, वरना तुम्हारे शरीर से रूह तो बाहर आ जाएगी पर वो दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जा पाएगी। समझे? हाँ भाई, समझ गए। अब ये बताएगा ये मंत्र कौन सा है? समीर ने कहा। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम हा ठा ठटा से चा ठा ठा ठटा हा मोह मोह चौ छे महिष मात्रम स्त्री वरुण सर्वनाम श्री ब्रह्म फट स्वाहा। जब पीयूष अर्जुन के मुंह से मंत्र सुनता है तो उसका मुंह खोला का खोला रह जाता है। यार, ये मंत्र तो बहुत कठिन है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक बार भी बोल पाऊंगा। 1000 बार की तो बात बहुत दूर है, पीयूष ने कहा। हाँ यार, मुझे भी ये लगता है, अनन्या ने कहा। यार, फिर क्या करें? समीर ने कहा। यार, मुझे लगता है कि फिर इन दोनों को यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्मांड में खतरा भी हो सकता है और डर एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी मार सकती है। इसीलिए मेरे हिसाब से तुम दोनों यहीं पर रहो। मैं, रुद्र और समीर हम उस ब्रह्मांड में जाते हैं और तुम लोग यहाँ पर हमारे शरीर का ख्याल रखना, क्योंकि हमारी रूह तो दूसरे ब्रह्मांड में होगी, इसलिए हमारे शरीर में जान नहीं होगी। तुम्हें उन्हें संभाल कर रखना है। देखना, कोई चूहा या कोई कीड़े मकोड़े हम पर ना भटके हमारे आसपास, वरना गड़बड़ हो सकती है। अर्जुन ने कहा। ठीक है, ये सही रहेगा, अनन्या ने कहा। अर्जुन, रुद्र और समीर तीनों जमीन पर छत में छेद वाली जगह के नीचे बैठ जाते हैं। अर्जुन अपनी जेब में से नमक की कांच की शीशी निकालता है, जिसके अंदर अभी भी नमक था। अर्जुन सबको फिर से वो नमक देने लगता है। वो जैसे ही समीर को नमक देता है वो कहता है, अरे ये क्या, ये मुझे क्यों दे रहा है? मेरे पास है, रख ले भाई, ब्रह्मांड में काम आएगा। अर्जुन ने कहा। ये नमक तो उस चुड़ैल को अपने से दूर रखने काम आता है ना? समीर ने कहा। हाँ, पर अब ये ऊर्जा के रूप में काम करेगा। हम सबको पता है नमक क्रिस्टलीय है और इसके अंदर आयन पाया जाता है। ये हमारी रूह को ऊर्जा देगा, तभी तो हमारी रूह इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक पहुंच जाएगी। और भूल गए, मैंने तुम्हें बताया था, जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी रूह को यमदूत लेने आते हैं, जो उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक तक पहुंचने के लिए उस रूह को खाना तो चाहिए होता है ना, तभी तो घर वाले पिंडदान करते हैं और उस रूह को खाना खिलाते हैं। हाँ यार, बताया था तूने, पीयूष ने कहा। याद रखना, हमारी मुट्ठी का नमक खत्म होने से पहले हम लोगों को वापस से इस ब्रह्मांड में आना है, वरना हमारी रूह उसी अतीत वाले ब्रह्मांड में फंसी रह जाएगी। और अनन्या, पीयूष, तुम भी याद रखना, जब तक तुम दोनों के हाथ में नमक है वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तुम दोनों भी नमक संभाल कर रखना। हाँ, समझ गए, पीयूष ने कहा। अर्जुन पंडित सुशलाचार्य का कड़ा अपने दाएं हाथ की बीच की उंगली से पकड़ लेता है। उसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में नमक पकड़ रखा था। रुद्र और समीर, तुम दोनों भी अपने दाएं हाथ की बीच की उंगली से ये कड़ा पकड़ो, अर्जुन ने कहा। रुद्र और समीर वैसा ही करते हैं जैसा अर्जुन उन्हें करने के लिए बोलता है। रुद्र, समीर और अर्जुन तीनों ने अपने दाएं हाथ की बीच की उंगली से वो कड़ा पकड़ लिया था। उन तीनों के दूसरे हाथ की मुट्ठी में नमक था। अर्जुन धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। अर्जुन के साथ ही समीर और रुद्र भी वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। पीयूष और अनन्या उन तीनों को ये करते हुए देखने लगते हैं। पूरे कमरे में अचानक से उस मंत्र की आवाज गूंजने लग जाती है। धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए अर्जुन, रुद्र और समीर तीनों की आंखें बंद हो जाती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी श्रद्धा के साथ मंत्र पढ़ रहे हों। वो तीनों मंत्र पढ़ने में इतना लीन हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था
कि उनके आसपास क्या हो रहा है। यार तुझे क्या लगता है ये तीनों दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच पाएंगे? पीयूष ने धीरे से अनन्या के कान में कहा, ताकि अर्जुन, रुद्र और समीर को डिस्टर्ब ना हो। पता नहीं यार, कुछ कह नहीं सकते, पर मैं तो यही दुआ करूंगी कि इनकी रूह दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाए, क्योंकि तभी तो ये वो वहां देख पाएंगे कि आखिर पंडित सुशलाचार्य जी यहाँ पर क्या ढूंढने आए थे। एक बार पता चल जाए कि वो यहाँ पर क्यों आए थे, हो सकता है कि फिर उस चुड़ैल का अंत हो जाए। हाँ यार, अनन्या और पीयूष आपस में बातें ही कर रहे थे कि अचानक से वो देखते हैं कि रुद्र, समीर और अर्जुन तीनों मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं। यार इन्हें क्या हो गया, इन्होंने मंत्र पढ़ना बंद क्यों कर दिया? अनन्या ने कहा। पता नहीं यार। रुद्र, समीर और अर्जुन तीनों ही स्टैचू बनकर बैठे हुए थे। उनके शरीर में जरा सी भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। अचानक से रुद्र, समीर और अर्जुन तीनों के बाएं हाथ की बीच की उंगली से एक सफेद रोशनी निकलती है। उसी उंगली से जिस उंगली से उन्होंने पंडित सुशलाचार्य जी का कड़ा पकड़ कर रखा था। वो रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसकी रोशनी से पूरा कमरा चमकने लग गया था। वो रोशनी पंडित सुशलाचार्य के कड़े के अंदर से होते हुए सीधे छत की तरफ जाती है और जहां से छत टूटी हुई थी, छेद के अंदर से निकलकर ऊपर आसमान की ओर बढ़ी हुई तेजी के साथ चली जाती है। जैसे ही वो रोशनी कमरे से बाहर जाती है, रुद्र, समीर और अर्जुन तीनों के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। पीयूष और अनन्या भागते हुए उनके शरीर के पास जाते हैं और उन तीनों के शरीर को उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो उठ नहीं पाते। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में कोई जान ही नहीं थी। यार लगता है इन तीनों की रूह इनके शरीर से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए निकल गई है, पीयूष ने कहा। हाँ यार, अनन्या ने कहा। अर्जुन, रुद्र और समीर की रूह उसी दौर में पहुंचते हैं जब पंडित सुशलाचार्य छाया के घर के अंदर आए थे। अर्जुन, रुद्र और समीर की रूह उसी छत के छेद से उस घर के अंदर घुसती है जिस छेद से उनकी रूह उस दुनिया से निकली थी। उन तीनों की रूहें घर के अंदर पहुंच जाती हैं और वो तीनों देखते हैं कि उस कमरे का सामान जमा हुआ था। सब सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था। कमरा खाली था। कमरे के अंदर कोई नहीं था। कमरे के अंदर शांति छाई हुई थी। यार यहाँ पर तो कोई नहीं है, कहीं हम गलत वक्त में तो नहीं आ गए, समीर ने कहा। मुझे नहीं लगता यार, ऐसा मंत्रों में बहुत ताकत होती है, भले ही साइंस में ना हो। टेक्नोलॉजी में फॉल्ट हो सकता है लेकिन मंत्रों में नहीं, क्योंकि यही मंत्र हैं जो बरसों से चलते हुए आ रहे हैं, अर्जुन ने कहा। तो फिर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा, समीर ने कहा। हो सकता है हम वक्त के कुछ देर पहले आ गए हो। और समीर तू थोड़ा धीरे धीरे बोल मत कि हम छाया यानी उस चुड़ैल के घर के अंदर हैं। वो कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है, अर्जुन ने कहा। यार आती है तो आने दे, आखिर हम थोड़ी जिंदा हैं, ये तो हमारी रूह हैं, वो हमें थोड़ी ना मार पाएगी, समीर ने कहा। गलती से भी इस गलतफहमी में मत रहना समीर कि वो चुड़ैल हमारी रूह को नहीं मार पाएगी। वो हमारी रूह को मार ना पाए पर हमारी रूह को उसी दौर में कैद कर सकती है। भूलो मत, वो चुड़ैल है, उसके पास बहुत सारी काली शक्तियां हैं और यदि उसने हमारी रूह को इस ब्रह्मांड में कैद कर दिया तो दूसरे ब्रह्मांड में जहां पर हमारा शरीर रखा है वो शरीर कुछ दिनों बाद अपने आप सड़ने लग जाएंगे। क्या बात कर रहा है भाई? पर एक बात समझ नहीं आई। देखा जाए तो अब हमने भी ह्यूमन बॉडी छोड़ दी है और अब हमारी सिर्फ रूहें ही हैं, तो फिर हमारे पास उस चुड़ैल जितना ताकत क्यों नहीं है? मैं तब से अपने हाथ पर लंबा करने की कोशिश कर रहा हूं पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, भूत प्रेत की तरह, रुद्र ने कहा। वो इसलिए रुद्र क्योंकि हम लोगों का शरीर अभी भी सही सलामत है और इनकेस कभी फ्यूचर में यदि हम मर जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी रूह के पास बहुत सारी ताकतें होंगी। ये किसी किसी को ही मिलती हैं। किसी किसी रूहों के पास तो इतनी भी शक्ति नहीं होती है कि वो किसी चीज को छू सके। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, फिर कभी बाद में बताऊंगा। यार अर्जुन, ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले नीचे जाकर पंडित सुशलाचार्य जी को बता दें कि वो चुड़ैल आज उन्हें मारने वाली है, वो यहां से चले जाएं? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हम भूतकाल नहीं बदल सकते, जो होना है वो होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ऐसा क्यों? रुद्र ने कहा। वो इसलिए मेरे भाई, यदि भूतकाल में आकर अतीत बदलने की ताकत हम में होती तो कितने सारे लोग ये मंत्र और ज्ञान पाकर इस दुनिया में आ जाते और अपना अतीत बदल देते। बहुत सारे तो अपने माता पिता, भाई बहन को मरने से रोक लेते, जिससे ब्रह्मांड में चल रही क्रियाएं
अस्त व्यस्त हो जाती। और कभी सोचा है, यदि पृथ्वी पर कोई मरता ही नहीं तो पृथ्वी का क्या हाल होता? पृथ्वी कब की मर चुकी होती और किसी के रहने के लिए जगह नहीं बचती। इंसान इंसान का ही दुश्मन बन जाता। अर्जुन, रुद्र और समीर बातें ही कर रहे थे कि तभी किसी के पैरों के कदमों की आहट सुनाई देती है। थप थप थप। यार, लगता है कोई आ रहा है, समीर ने कहा। हाँ चलो छुप जाते हैं, अर्जुन ने कहा। पर क्यों, हम भी तो रूही है ना, वो हमें कहां देख पाएगा जो ऊपर आ रहा है, रुद्र ने कहा। यार, हो सकता है कि चुड़ैल यहां पर आ रही हो, वो तो हमें देख सकती है ना, और यदि उसने हमें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, समझे? इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग कहीं पर छुप जाएं। और याद रखना, भूल कर भी अपने मुंह से आवाज मत निकालना कुछ, वरना जिंदगी भर अपने मुंह से कभी आवाज नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, पर पहले तो ये तो बता, छुपना कहां पर है? यार, छुप जाओ कहीं भी। ऐसा करो कि बेड के नीचे छुप जाओ, अर्जुन ने कहा। अच्छा आइडिया है, रुद्र ने कहा। रुद्र, समीर और अर्जुन बेड के नीचे जाकर छुप जाते हैं। थप 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 करती पैरों की चलने की आहट और तेज तेज आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की पंडित सुशलाचार्य की आवाज सुनाई देने लग जाती है। पंडित सुशलाचार्य जी उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। पंडित सुशलाचार्य जैसे ही उस कमरे के अंदर घुसते हैं, वो कमरे के चारों तरफ देखने लग जाते हैं कि कहीं वो चुड़ैल की रूह कमरे के अंदर तो नहीं। रुद्र, अर्जुन और समीर तीनों बेड के नीचे से पंडित सुशलाचार्य को देख रहे थे। पंडित सुशलाचार्य लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किए जा रहे थे। पंडित सुशलाचार्य उस कमरे में रखी अलमारी को खोलते हैं और उसके अंदर का सामान बाहर फेंकने लग जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई चीज ढूंढ रहे हो। पंडित सुशलाचार्य अलमारी के अंदर जमे कपड़े अस्त व्यस्त कर देते हैं। कहाँ है, आखिर कहाँ छुपा कर रखा है चुड़ैल ने उसे? पंडित सुशलाचार्य ने अलमारी के कपड़े बाहर फेंकते हुए कहा। जब पंडित सुशलाचार्य को अलमारी के अंदर कुछ नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए मेरी उस चुड़ैल का अंत करने के लिए, मुझे वो चाहिए ही होगा, पंडित सुशलाचार्य ने छत की तरफ देखते हुए कहा। जब पंडित सुशलाचार्य छत की तरफ अपनी मुंडी करते हैं तो देखते हैं कि अलमारी के ऊपर एक लाल रंग का बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था जो ट्रैवलिंग के यूज किया जाता है। वो सूटकेस अलमारी के सबसे ऊपर रखा गया था। पंडित सुशलाचार्य की वहां तक हाइट नहीं पहुंच रही थी। पंडित सुशलाचार्य को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तभी उनकी नजर कमरे के अंदर रखी कुर्सी के ऊपर पड़ती है। पंडित सुशलाचार्य उस कुर्सी के पास जाते हैं। जैसे ही पंडित सुशलाचार्य उस कुर्सी के पास पहुंचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है उनके पीछे से कोई साया निकला हो। पंडित सुशलाचार्य उसी वक्त वहीं पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लग जाते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता। पंडित सुशलाचार्य उस कुर्सी को उठाते हैं और अलमारी के पास ले जाते हैं। पंडित सुशलाचार्य उस कुर्सी को अलमारी के सामने रखकर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और वो लाल रंग का सूटकेस निकालने लग जाते हैं। जैसे ही पंडित सुशलाचार्य उस सूटकेस को हाथ लगाते हैं, उन्हें फिर ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। पंडित सुशलाचार्य पीछे मुड़कर देखने लग जाते हैं, पर उनके पीछे कोई नहीं था। पंडित सुशलाचार्य अलमारी के ऊपर रखे लाल रंग के सूटकेस को निकाल देते हैं और जमीन के ऊपर रख देते हैं। जैसे ही पंडित सुशलाचार्य उस बैग की चेन को हाथ लगाते हैं, अचानक से पायल बजने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। छन छन छन। पंडित सुशलाचार्य अपना हाथ रोक लेते हैं। पायल बजने की आवाज और तेज तेज होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहनकर भागते उनके पास आ रहा हो। अचानक से पायल बजने की आवाज बंद हो जाती है। पंडित सुशलाचार्य वापस से सूटकेस की चेन खोलने लग जाते हैं, पर जैसे वो चेन को हाथ लगाते हैं, उनके पीछे से एक औरत की हंसने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। पंडित सुशलाचार्य उसी वक्त रुक जाते हैं और धीरे धीरे अपनी मुंडी पीछे घुमाकर देखने लग जाते हैं। जब वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं उनके सामने चुड़ैल खड़ी हुई थी, जो उन्हें देखकर ही हंसे जा रही थी। उस चुड़ैल ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो आधी जली हुई थी, और उस चुड़ैल का चेहरा भी
कहीं कहीं से जला हुआ था। उसकी चमड़ी उसके गाल से निकली हुई थी और लटक रही थी। उस चुड़ैल के दांत सड़े हुए थे और उसके नाखून काले थे। वो बहुत डरावनी लग रही थी। मेघनाथ मंदिर के मठ का पुजारी होते हुए भी पंडित सुशलाचार्य के रोंगटे खड़े हो गए थे। ही करके वो चुड़ैल पंडित सुशलाचार्य को देखकर हंसी जा रही थी। क्या ढूंढ रहा है पंडित? उस चुड़ैल ने कहा। तेरी मुक्ति का सामान चुड़ैल, पंडित सुशलाचार्य ने कहा। तो अब तू मुझे मुक्ति दिलाएगा पंडित? हाँ, मैं ही तुझे मुक्ति दिलाऊंगा चुड़ैल। पिछली बार तो सिर्फ तुझे इस गांव में कैद किया था, पर अब इस बार तुझे तेरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। पंडित, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अधर्म पर धर्म को जीत दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं चुड़ैल। क्या कहा? अधर्म पर धर्म की जीत? क्या पंडित, तुझे लगता है जो मेरे साथ हुआ वो न्याय था? हाँ, तेरे साथ जो हुआ वो सब ठीक हुआ। तेरे साथ तो उससे भी बुरा होना चाहिए था। पंडित सुशलाचार्य की बात सुनकर उस चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने दांत कटकटाते हुए कहती है, नहीं पंडित, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तू भी उन सरपंचों के साथ मिला हुआ था। तू दलाल है उनका। पुजारी के नाम पर कलंक है। तुझ जैसे को तो मर जाना चाहिए। क्या कहा? मुझे मर जाना चाहिए? पहले तू अपने आप को देख चुड़ैल, तूने कितना नीच काम किया था। क्या कहा? मैंने नीच काम किया था? मैं तो बस अपना धर्म निभा रही थी और तुम लोग मेरे बीच में आ गए पंडित। वो धर्म नहीं, अधर्म था चुड़ैल। दुनिया में कुछ अधर्म नहीं है पंडित, सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। मैंने पहले भी धर्म की रक्षा के लिए तुझे मेघ में कैद किया था और आज फिर धर्म की रक्षा के लिए तेरी रूह को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूंगा। पंडित सुशलाचार्य ने बैग की चेन खोलते हुए कहा। नहीं नहीं पंडित, ऐसा मत कर, रुक जा पंडित, उस चुड़ैल ने रोते हुए कहा। पंडित सुशलाचार्य उस चुड़ैल की बात नहीं सुनते हैं और बैग की चेन खोलने लग जाते हैं। नहीं नहीं पंडित, ऐसा मत कर पंडित, मुझे मुक्ति मत दिला, रुक जा पंडित। वो चुड़ैल बार बार पंडित सुशलाचार्य के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई जा रही थी, पर पंडित सुशलाचार्य उस चुड़ैल की एक नहीं सुन रहे थे और पंडित सुशलाचार्य उस बैग की चेन खोल देते हैं। जैसे ही पंडित सुशलाचार्य बैग की चेन खोलते हैं, वो चुड़ैल गिड़गिड़ाना बंद कर देती है। कमरे के अंदर एकदम शांति छा जाती है। बैग के अंदर देखकर पंडित सुशलाचार्य के होश उड़ जाते हैं। बैग के अंदर कुछ नहीं रखा था, वो बैग खाली था। तुझे क्या लगा था पंडित, तू मुझे इतनी आसानी से मुक्ति दिला देगा? मैं अब उतनी भी कमजोर नहीं पंडित जितनी पहले थी। अब मैं बहुत ताकतवर बन चुकी हूं पंडित, इतनी कि अब भगवान भी मेरी शक्तियों के आगे नहीं टिक सकते। इतना अहंकारी मत बन चुड़ैल। इस दुनिया में भगवान की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। देखना, एक दिन तेरी यही शक्ति तेरे विनाश का कारण बनेगी। मेरा विनाश तो बाद में कर लेना पंडित, फिलहाल आज मैं तेरा विनाश कर लूं। वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित सुशलाचार्य मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। नहीं नहीं पंडित, रुक जा, मंत्र मत पढ़, ये मेरे कान में चुभ रहे हैं, उस चुड़ैल ने पीछे हटते हुए कहा। पंडित सुशलाचार्य और तेज तेज मंत्र पढ़ने लग जाते हैं और उस चुड़ैल के पास बढ़ने लग जाते हैं। पीछे हटते हटते वो चुड़ैल कमरे के कोने तक पहुंच जाती है। नहीं नहीं पंडित, रुक जाओ, ये मंत्र मत पढ़ो, मेरे कान फटे जा रहे हैं, उस चुड़ैल ने अपने कान बंद करते हुए कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए पंडित सुशलाचार्य उस औरत के पास पहुंच जाते हैं। रुक जाओ पंडित, बस करो। पंडित सुशलाचार्य उस चुड़ैल के और करीब पहुंचकर उसके कानों में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। वो चुड़ैल अपने दोनों हाथों से
अपने कान बंद करने लग जाती है। वो चुड़ैल जोर जोर से नहीं चीखने लग जाती है। उस कमरे के अंदर उस चुड़ैल की चीखें और ओम नमः शिवाय की आवाज गूंजने लग जाती है। कमरा गर्मी के मारे तपने लग गया था। पंडित सुशलाचार्य मंत्र बोलते बोलते थक गए थे, पर फिर भी वो रुके नहीं थे। वो चुड़ैल लगातार चीखे जा रही थी और अचानक से वहां चीखना बंद कर देती है। वो चुड़ैल अपने दोनों हाथ अपने कान से निकालकर नीचे कर लेती है। वो औरत अपनी मुंडी भी नीचे कर लेती है। पंडित सुशलाचार्य को उस चुड़ैल का चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। पंडित सुशलाचार्य मन ही मन सोचने लग जाते हैं, इस चुड़ैल को क्या हो गया, ये चीख क्यों नहीं रही। पंडित सुशलाचार्य मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं। कमरे के अंदर अचानक से शांति छा जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो चुड़ैल नीचे मुंडी करके बोलने लग जाती है। एक पल के लिए पंडित सुशलाचार्य के समझ में नहीं आता कि औरत के मंत्र पढ़ने की आवाज कहां से आ रही है। वो मन ही मन सोचने लग जाते हैं, नहीं, ये चुड़ैल भोलेनाथ का मंत्र कैसे पढ़ सकती है। पंडित सुशलाचार्य अपने चारों ओर देखने लग जाते हैं कि कहीं इस कमरे में कोई और औरत तो नहीं, पर उस कमरे में उस चुड़ैल के अलावा कोई औरत नहीं थी। क्या हुआ? पंडित सोच में पड़ गया, यह आवाज कहां से आ रही है। उस चुड़ैल ने कहा। पंडित सुशलाचार्य के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई चुड़ैल अपनी जुबान पर भोलेनाथ का नाम कैसे ले सकती थी। ओम नमः शिवाय बोलते हुए वो चुड़ैल अपनी मुंडी ऊपर उठाती है और कहती, क्या हुआ पंडित, तू रुक क्यों गया, बोलना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित सुशलाचार्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका चेहरा पसीने से लथपथ होने लगता है। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो चुड़ैल ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही अपने हाथ आगे बढ़ाती है और अपने राइट हैंड की बीच की उंगली पंडित सुशलाचार्य की नाभि में घुसा देती है। पंडित सुशलाचार्य की नाभि में से खून निकलने लग जाता है। पंडित सुशलाचार्य दर्द के कारण कराहने लग जाते हैं। वो चुड़ैल और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लग जाती है। वो चुड़ैल अपनी बीच की उंगली से पंडित सुशलाचार्य की नाभि को उनके पेट में से निकाल देती है। पंडित सुशलाचार्य जोर जोर से चीखने लगते हैं। वो दर्द के मारे तड़पने लगते हैं। वो अपने कदम पीछे की ओर खींचने लग जाते हैं। क्या हुआ पंडित, अब बोलना, बोल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहा था ना कि अब मैं पहले वाली छाया नहीं रही, अब मेरे पास बहुत शक्तियां आ गई हैं, इतनी कि कोई मेरे आगे नहीं टिक सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। उस चुड़ैल ने आगे बढ़ते हुए कहा। पंडित सुशलाचार्य पीछे हटते हटते बेड के पास पहुंच जाते हैं। अचानक से उस चुड़ैल का हाथ लंबा हो जाता है और चाकू की तरह पैना हो जाता है। वो चुड़ैल अपना हाथ पंडित सुशलाचार्य की गर्दन पर फेरती है और अगले ही पल पंडित सुशलाचार्य की मुंडी उनके धड़ से अलग हो जाती है और दीवार से टकराकर बेड के नीचे चली जाती है। फिर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो चुड़ैल पागलों की तरह
हंसे जा रही थी। उसकी आवाज कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। वो चुड़ैल पंडित सुशलाचार्य के धड़ को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर नाचने लगती है, जैसे उसे सुशलाचार्य को मारकर बहुत खुशी हो रही हो। उसका बरसों पुराना बदला पूरा हो गया। वो औरत पागलों की तरह नाचे जा रही थी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लग जाती है। वो चुड़ैल अपने दोनों हाथ में पकड़े सुशलाचार्य के धड़ को ऊपर फेंक देती है और सुशलाचार्य का धड़ जाकर ऊपर छत पर लटक जाता है। बेड के नीचे ही रुद्र, समीर और अर्जुन छुपे हुए थे। जब एकदम से पंडित सुशलाचार्य की कटी हुई मुंडी बेड के नीचे आती है तो समीर उस मुंडी को देखकर डर जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। आ! ये तू क्या कर रहा है यार? मरवाएगा क्या? चुप रहे, अर्जुन धीरे से कहता है। पंडित सुशलाचार्य की कटी हुई मुंडी में से अभी भी खून निकल रहा था। टप 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 करके उससे खून बहे जा रहा था। कमरे के अंदर अचानक शांति छा जाती है। समीर उस मुंडी को देखकर अब भी डरे जा रहा था। वो गई क्या? रुद्र ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। पता नहीं यार, अर्जुन ने जवाब दिया। समीर डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी बोलती बंद हो गई थी। अर्जुन धीरे धीरे बेड के नीचे से निकल जाता है और उसी के पीछे पीछे रुद्र भी निकलना शुरू कर देता है। समीर अभी भी बेड के नीचे ही था। उसकी उस मुंडी पर से नजर ही नहीं हट रही थी। वो इतना डर गया था कि उसको कुछ पता नहीं चल पाता कि कब अर्जुन और रुद्र बेड के नीचे से बाहर निकल गए थे। उसे अभी भी लग रहा था कि अर्जुन और रुद्र बेड के नीचे उसके साथ हैं। बाहर चलें क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है यहां पर, समीर ने कहा। किसी का कुछ जवाब नहीं आता। यार बाहर चलें क्या? मुझे लगता है वो चुड़ैल चली गई होगी अब यहां से, समीर ने कहा। पर फिर कोई जवाब नहीं आता है। इस बार जब कोई जवाब नहीं आता तो समीर अपने राइट साइड देखता है। जब वो अपनी मुंडी राइट साइड घुमाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसके शरीर के एक एक करके सारे रोंगटे खड़े हो जाने लगते हैं। समीर कुछ नहीं बोल पा रहा था। समीर के बगल में उसके साथ वो चुड़ैल लेटी हुई थी जो समीर को देखे जा रही थी। वो चुड़ैल समीर को देखकर हंसने लग जाती है। उस चुड़ैल के मुंह से लार टपक रही थी। उसके नाखूनों में अभी भी पंडित सुशलाचार्य का खून लगा हुआ था। समीर झटके के साथ चिल्लाते हुए बेड के नीचे से बाहर निकल जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ, समीर ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ यार? चिल्ला क्यों रहा है? तुझे बोला ना हमने चिल्लाना नहीं है, वरना वो चुड़ैल यहां पर आ जाएगी, रुद्र ने कहा। यार आ जाएगी नहीं बल्कि आ गई है, समीर ने डरते हुए कहा। क्या? अर्जुन और रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार, वो बेड के नीचे। क्या बात कर रहा है? अर्जुन ने कहा।
रुक, मैं देखता हूं, रुद्र ने कहा। इतना कहकर रुद्र बेड के नीचे देखने लग जाता है। यार, इतना वक्त हो गया, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? पीयूष ने अनन्या से कहा। पता नहीं यार, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, अनन्या ने कहा। अनन्या और पीयूष पिछले 2 घंटों से रुद्र, समीर और अर्जुन का दूसरे ब्रह्मांड से आने का इंतजार कर रहे थे, पर अभी तक वो नहीं आए थे। रुद्र, समीर और अर्जुन तीनों की बॉडी जमीन पर गिरी हुई थी। उनमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। अचानक से उस कमरे की छत में से एक चील आ जाती है और उनकी बॉडी के ऊपर मंडराने लग जाती है। यार, ये चील कहां से आ गई? पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, जल्दी से कहीं से डंडा वंडा लेकर आ, वरना ये चील तीनों की बॉडी को खा जाएगी, अनन्या ने कहा। हाँ यार, ढूंढता हूं। अनन्या और पीयूष कमरे के अंदर ऐसा कुछ सामान ढूंढने लग जाते हैं जिससे वो उस चील को भगा सकें। वो चील अर्जुन, रुद्र और समीर की बॉडीज के बहुत पास पहुंच गई थी और उसकी बॉडी के ऊपर मंडराने लग गई थी। ढूंढते ही ढूंढते अनन्या को कमरे के अंदर एक डंडा मिल जाता है और वो उस डंडे से चील को भगाने लग जाती है। हटो, यहां से हटो, अनन्या ने डंडा चील को मारते हुए कहा। वो चील रुद्र, समीर और पीयूष की बॉडी से दूर हट जाती है और उड़ते हुए छत के ही छेद से वापस चली जाती है। थैंक गॉड, जान बची, अनन्या ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। यार, मुझे नहीं लगता, पीयूष ने डरते हुए कहा। क्यों, अब क्या हो गया मोटे, जो तू इतना डर रहा है? डरपोक, उस चील को तो मैंने भगा दिया है ना। यार, तूने चील भगाई थी, वो चील अपनी पूरी फौज लेकर आ गई है। मतलब? सर ऊपर देख, पीयूष ने छत की तरफ देखते हुए कहा। जब अनन्या छत की तरफ देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आसमान में बहुत सारी चील मंडरा रही थीं। अनन्या को छत के अंदर के छेद में से दिखाई दे रही थीं। इधर जब रुद्र बेड के नीचे देखता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। यार, कुछ भी तो नहीं है यहां पर, तू क्यों डर रहा है? रुद्र ने बेड के नीचे देखते हुए कहा। नहीं यार, वो चुड़ैल बेड के नीचे ही थी, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, समीर ने कहा। यार, चुड़ैल तो नहीं है यहां पर बेड के नीचे, अर्जुन ने भी बेड के नीचे देखते हुए कहा। यार, अब कैसे बताऊं मैं तुम्हें, समीर ने कहा। तू कुछ मत बता मुझे लगता है कि हमें यहां से निकलना चाहिए। वैसे भी हमारी मुट्ठी का नमक भी खत्म हो रहा है, हमें वापस से हमारी दुनिया में जाना है, अर्जुन ने अपनी मुट्ठी देखते हुए कहा। हाँ, अर्जुन ठीक कह रहा है, रुद्र ने कहा। तो फिर चलो, समीर ने कहा। अर्जुन और समीर छत से छेद वाली जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र अभी भी बेड के पास खड़ा हुआ था। वो अर्जुन और रुद्र के पास ही जा रहा था, तभी उसे चूड़ियां खनकने की आवाज सुनाई देती है। रुद्र उसी जगह पर रुक जाता है। वो आवाज बेड के नीचे से सुनाई दे रही थी। रुद्र धीरे धीरे बेड के नीचे देखने लग जाता है। जब रुद्र बेड के नीचे देखता है तो उसको सांप सूंघ जाता है। बेड के नीचे वो चुड़ैल लेटी हुई थी। वो चुड़ैल रुद्र को देखकर हंसने लग जाती है। पहचाना रुद्र मुझे, उस चुड़ैल ने रुद्र से कहा। रुद्र झटके के साथ बेड से दूर हट जाता है और वो दीवार के कोने में चला जाता है। क्या हुआ रुद्र? अर्जुन ने रुद्र के पास जाते हुए कहा। वो बेड के नीचे,
रुद्र ने डरते हुए कहा। समीर भी रुद्र के पास चला जाता है। अचानक से उन तीनों के सामने वो चुड़ैल आ जाती है। उस चुड़ैल को अपने सामने देखकर रुद्र, समीर और अर्जुन तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रुद्र, कैसे हो तुम? भूल गए मुझे? उस चुड़ैल ने रुद्र से कहा। अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि क्या ये चुड़ैल रुद्र को पहले से जानती है जो वो उससे ये पूछ रही है। रुद्र डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था। बोलो रुद्र, कैसे हो तुम? मुझसे क्यों डर रहे हो? तुम तो मुझे पसंद करते थे ना? उस चुड़ैल ने कहा। कौन हो तुम? रुद्र ने डरते हुए उस चुड़ैल से कहा। मैं छाया, रुद्र तुम्हारी। वो चुड़ैल अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही समीर अपने हाथ का नमक उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उस चुड़ैल का शरीर नमक डालने से जल रहा हो। चलो जल्दी करो, निकलो यहां से, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, रुद्र और समीर कोने से दरवाजे के पास जाने लग जाते हैं, पर जब वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं दरवाजा लगा हुआ था। रुद्र दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। रुद्र दरवाजे को जोर लगाकर खींचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा फिर भी नहीं खुल रहा था। दरवाजा लॉक है, आज तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। आज तुम्हारी मौत निश्चित है, रुद्र, उस चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा। आखिर क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ ऐसा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती हो तुम हमें? रुद्र ने उस चुड़ैल से कहा। बिगाड़ा तुमने नहीं रुद्र, तुम्हारे बाप ने था। और रही तुम्हारी बात, तो तुम तो मेरे सबसे चहेते हो, उस चुड़ैल ने कहा। क्या कहा? मेरे पापा ने बिगाड़ा था? आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने तुम्हारा? मुझे सब गांव वालों के सामने जिंदा जला दिया, और तुम पूछते हो कि आखिर तुम्हारे पापा ने मेरा क्या बिगाड़ा था? वाह रुद्र वाह! इतना कहकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो चुड़ैल धीरे धीरे रुद्र के पास पहुंचने लग जाती है। कुछ कर अर्जुन, कुछ कर, वरना ये चुड़ैल हम तीनों को मार देगी, समीर ने धीरे से कहा। क्या करूं यार मैं? अर्जुन मन ही मन सोचने लगता है। अर्जुन के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाजा बाहर से बंद है तो वो बाहर कैसे जाए। उसे कैसे भी करके उसे कमरे से बाहर निकलना था। जैसे ही वो तीनों उस कमरे से बाहर निकले, उनकी रूह अपने आप उनकी असली दुनिया में पहुंच जाती है। अर्जुन की मुट्ठी में अभी भी कुछ नमक बचा हुआ था, और वो झट से वो नमक उस चुड़ैल के चेहरे पर फेंक देता है। जैसे ही वो नमक के दाने उस चुड़ैल के चेहरे पर पड़ते हैं, वो चुड़ैल
जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जल रहा हो। रुद्र, यही सही मौका है, हमें कैसे भी करके बस इस कमरे से बाहर निकलना है, फिर हमारी रूह अपने आप असली दुनिया में लौट जाएगी। जल्दी कर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अर्जुन ने कहा। पर कैसे यार, कैसे बाहर निकले हम? दरवाजा तो बंद है। रुद्र ने कहा। वो देखो खिड़की, हम उससे बाहर निकलते हैं, उससे तो हम बाहर निकल ही जाएंगे। समीर ने खिड़की की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। वो तीनों झट से खिड़की के पास पहुंच जाते हैं, पर वो खिड़की बंद थी। वो तीनों अपनी पूरी जान लगा रहे थे वो खिड़की खोलने की, पर नहीं खोल पा रहे थे। यार, ये खिड़की तो खुल ही नहीं रही है, रुद्र ने कहा। हाँ यार, अर्जुन ने कहा। वो खिड़की कांच की थी और इतनी बड़ी थी कि एक आदमी उस खिड़की के अंदर से आराम से बाहर निकल सकता था। समीर अपना हाथ मार के उस खिड़की को तोड़ने लग जाता है। ठक 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 ठक। समीर अपना हाथ उस खिड़की पर मारता है। यार, क्या कर रहा है? ऐसे तो तेरे हाथ में लग जाएगी, अर्जुन ने कहा। भाई, एक यही तरीका है यहां से बाहर निकलने का, वरना तू ही बता, हम लोग कहां से बाहर निकलेंगे यहां से? समीर ने अपना हाथ खिड़की पर मारते हुए कहा। यार जल्दी कर, वो चुड़ैल इसी तरफ से आ रही है, लगता है आज तो हमारी जान लेकर ही रहेगी, रुद्र ने कहा। वो चुड़ैल धीरे धीरे रुद्र के पास जा रही थी। रुद्र, कहां जा रहे हो तुम? रुक जाओ रुद्र, तुम तो मेरे चहेते हो ना? उस चुड़ैल ने प्यार से रुद्र के पास बढ़ते हुए कहा। समीर अपना हाथ मार मार के खिड़की का कांच तोड़ देता है। खिड़की के कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर समीर के हाथ को कुछ नहीं होता है। समीर उस खिड़की में से बाहर निकल जाता है। समीर के पीछे पीछे ही अर्जुन भी खिड़की से बाहर निकल जाता है। रुद्र खिड़की से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वो चुड़ैल कहती है, रुक जाओ रुद्र, रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम्हें तो पता ही है कितने सालों से मैं यहां पर अकेली रही हूं। रुक जाओ रुद्र, रुक जाओ तुम तो मेरे सबसे चहेते हो ना? अचानक से उस चुड़ैल की बात सुनकर रुद्र रुक जाता है, जैसे कि उस चुड़ैल की बात सुनकर रुद्र उसके वश में हो गया हो। रुद्र ने अपना कदम खिड़की से बाहर निकालने के लिए बढ़ाया, पर वो बाहर नहीं निकल पाया था। रुद्र क्या कर रहा है? जल्दी से बाहर आ, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ रुद्र, जल्दी आ, हमें हमारी दुनिया में जाना है, समीर ने कहा। पर रुद्र किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो मूर्ति बनकर खिड़की के पास खड़ा हुआ था। वो चुड़ैल रुद्र के बहुत करीब पहुंच गई थी। रुद्र के करीब पहुंचकर वो चुड़ैल रुद्र के जिस्म की खुशबू सूंघने लग जाती है। आज भी वही खुशबू पहले वाली। उस चुड़ैल ने रुद्र के जिस्म की खुशबू को सूंघते हुए कहा। वो चुड़ैल रुद्र को हाथ लगाने ही वाली थी कि तभी अर्जुन झट से खिड़की के बाहर से ही रुद्र को बाहर खींच लेता है। समीर ने अर्जुन का हाथ पकड़ा हुआ था। अर्जुन मंत्र पढ़ता है और उन तीनों की रूहें वापस से अपनी दुनिया में आने के लिए वहां से निकल जाती हैं।
अनन्या और पीयूष रुद्र, समीर और अर्जुन की बॉडी के पास खड़े हुए थे और चीलों को भगा रहे थे। घर के अंदर बहुत सारी चील मंडराने लग गई थीं। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में वो कमरा चीलों से भर जाएगा। उस पूरे कमरे में चीलों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यार ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं यार? हमारे मरने के बाद आएंगे क्या? पीयूष ने एक हाथ में पकड़े डंडे से चीलों को भगाते हुए कहा। पता नहीं यार, हे भगवान प्लीज इन तीनों को जल्दी भेज दो। अनन्या ने भी चीलों को भगाते हुए कहा। पीयूष ने अपने दूसरे हाथ में नमक पकड़े रखा था। मुट्ठी बांधे बांधे उसके हाथ में पसीना आने लगता है, जिस कारण उसके हाथ का नमक पिघलने लग जाता है। अरे ये क्या? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। क्या हुआ यार अब? अनन्या ने कहा। यार मेरी मुट्ठी का नमक पिघल रहा है। मेरी भी मुट्ठी का यार। अनन्या ने अपने हाथ की मुट्ठी देखते हुए कहा। यदि वो लोग जल्दी नहीं आए तो ये चील हमें कच्चा खा जाएंगी। हाँ यार, तुझे क्या लगता है हमें यहां से निकलना चाहिए? अनन्या ने कहा। नहीं यार, ऐसे कैसे? ये तीनों दोस्त हैं हमारे, हम इनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? सीने से जान भले छूट जाए पर दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। वाह यार, तूने तो दिल जीत लिया मेरा आज मोटे, ऐसी बात कह के। आई लव यू यार। अनन्या ने कहा। क्या कहा? एक बार फिर बोलना। आई लव यू यार। अब क्या लिख कर दूं यहां पर मौत के बीच में? पीयूष मन ही मन सोचने लग जाता है। वाह क्या किस्मत है मेरी जिंदगी भर, कभी प्यार मिला नहीं और आज यदि मिला भी तो वो भी मौत के इतने करीब। वो चील समीर, रुद्र और अर्जुन की बॉडी पर आकर बैठने लग जाते हैं। पीयूष और अनन्या बहुत कोशिश कर रहे थे उन चीलों को भगाने की, पर वो इतने सारे थे कि वो उन्हें रोक नहीं पा रहे थे, बल्कि वो चील तो उन दोनों पर भी चोंच मारने लग गई थीं। अचानक से छत के छेद में से 3 रोशनियां एक साथ आती हैं, जिससे वो चील दूर हो जाती हैं। वो रोशनी डायरेक्ट छेद से आकर रुद्र, समीर और अर्जुन की बॉडी के अंदर घुस जाती हैं। जब पीयूष और अनन्या उस रोशनी को देखते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं। ये क्या था? पीयूष ने कहा। लगता है इनकी आत्मा दूसरे ब्रह्मांड से वापस आ गई है, अनन्या ने कहा। अचानक से रुद्र, समीर और अर्जुन तीनों की बॉडी में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। रुद्र, समीर और अर्जुन तीनों के शरीर में उनकी रूहें वापस से समा जाती हैं और वो उठ जाते हैं। रुद्र और अर्जुन तो पूरी तरह ठीक थे, पर समीर के हाथ से खून बह रहा था, उसी हाथ से जिस हाथ से उसने खिड़की का कांच तोड़ा था। यार तुम लोग ठीक तो हो ना? पीयूष ने कहा। हाँ यार हम ठीक हैं, पर कमरे के अंदर इतनी सारी चील कहां से आ गई? रुद्र ने कहा। पता नहीं यार कहां से आ गई। पहले तो एक ही आया था, पर फिर जब उसको भगा दिया गया तो वो अपनी पूरी चीलों की फौज लेकर आ गया, अनन्या ने कहा। यार ये सब छोड़ो, वरना चीलों के चक्कर में यदि मेघ की चुड़ैल आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी यहां से निकल सकते हो हमें निकलना चाहिए, पीयूष ने कहा। अब किया ना पहली बार कोई काम की बात, अनन्या ने कहा। सभी लोग उस घर से बाहर निकल जाते हैं। अर्जुन जिप्सी चालू करता है और वो सभी लोग मेघ गांव से अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सुबह के 10 बजे थे और रुद्र,
समीर, पीयूष, अनन्या और अर्जुन छत के ऊपर बैठकर बातें करते हुए चाय पी रहे थे। समीर के राइट हैंड में पट्टी बंधी हुई थी। अनन्या के समझ में नहीं आ रहा था कि समीर को वो चोट कब लग गई, क्योंकि कल रात तक तो उसका हाथ ठीक था। यार, समीर, ये तेरे हाथ में चोट कैसे लग गई? अनन्या ने समीर से पूछा। पता नहीं यार, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, समीर ने कहा। मैं बताता हूं कैसे लगी। याद है कल रात जब हम दूसरे ब्रह्मांड में गए थे तो तूने घर से बाहर निकलने के लिए खिड़की अपने हाथ से तोड़ी थी, अर्जुन ने कहा। हां याद है, समीर ने कहा। उसी वक्त तेरे हाथ में चोट लग गई थी। पर यार, उस वक्त तो मेरे हाथ में से खून नहीं निकल रहा था। पागल, निकलता भी कैसे? आखिर तेरी आत्मा वहां पर गई थी, तेरा शरीर नहीं। और आत्मा प्रकाश पुंजों से बनी होती है, ना कि खून से। तेरी आत्मा ने अपने हाथ से खिड़की तोड़ी थी और जब वापस तेरे शरीर में आई तो उसका असर तेरी बॉडी पर हुआ, समझा? हां, समझ गया, समीर ने कहा। यार, मुझे लगता है हमने बेवजह ही हमारी जान कल रात खतरे में डाली। हम लोग वहां पर गए पर हमें कुछ नहीं मिला। हमें पता ही नहीं चला कि पंडित सुशलाचार्य जी वहां पर क्या ढूंढने गए थे, पीयूष ने कहा। हमें भले ये पता नहीं चला कि पंडित सुशलाचार्य जी वहां पर क्या ढूंढने गए थे, पर यह पता है कि वो जो भी चीज ढूंढने गए थे वो लाल वाले सूटकेस में रखी हुई थी, रुद्र ने कहा। हाँ यार, याद है पंडित सुशलाचार्य जी जब वो बैग खोलने लगे थे तो कैसे वो चुड़ैल डरने लग गई थी, समीर ने कहा। फिर उस बैग में से क्या निकला जब पंडित सुशलाचार्य जी ने उसे खोल दिया, अनन्या ने कहा। यार, कुछ निकला ही तो नहीं, इसी बात का तो गम है। उस चुड़ैल ने उस बैग में का सामान पहले कहीं और छुपा दिया था, समीर ने कहा। कहां पर यार? अनन्या ने कहा। पता नहीं यार, शायद उसी घर में, समीर ने कहा। ओए ओए, रुक जा 2 मिनट। अब ये मत बोल देना तू कि हम दोबारा से उस चुड़ैल के घर में जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला वहां पर। बड़ी मुश्किल से जान बची है, वरना तो चील तो मैं कच्चा ही खा जाते, पीयूष ने कहा। यार, डर मत, हम नहीं जाने वाले दोबारा से उस चुड़ैल के घर में। मुझे भी ये नहीं लगता है कि उस चुड़ैल ने उस सूटकेस का सामान उस घर में छुपाया होगा, क्योंकि कल रात हमने भी पहले उसके घर की पूरी छानबीन की थी पर हमें कुछ नहीं मिला था। और हमसे पहले पुलिस वालों ने भी की होगी, उनके हाथ में भी कुछ नहीं लगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस चुड़ैल ने उस सूटकेस को और उसके अंदर के सामान को कहीं और छुपा कर रखा है, रुद्र ने कहा। पर कहां यार? समीर ने कहा। वही तो नहीं पता यार, रुद्र ने कहा। अनन्या बहुत देर से देख रही थी कि अर्जुन किसी सोच में डूबा हुआ था। वो लोग जब से बातें कर रहे थे पर अर्जुन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। यार अर्जुन, तू क्या सोच रहा है? यार, कुछ बोल ही नहीं रहा, अनन्या ने अर्जुन से पूछा। यार, मैं सोच रहा हूं कि उस चुड़ैल ने रुद्र से यह क्यों बोला कि तुम मेरे सबसे चहेते हो, तुम्हारे जिस्म की खुशबू आज तक वैसी ही है। रुद्र, क्या तू उस चुड़ैल को पहले से जानता है? अर्जुन ने कहा। नहीं यार, मैं उसे नहीं जानता, और मेरे भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी। पर यार, एक बात बताऊं, मुझे ना उसकी आवाज कहीं सुनी सुनी सी लग रही थी, रुद्र ने कहा। कहां पर सुनी थी यार? अर्जुन ने कहा। वही तो याद नहीं आ रहा है यार, शायद बचपन में, और तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे मेरे बचपन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। हाँ यार, ये एक बड़ी समस्या है, अर्जुन ने कहा। ट्रिंग 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 ट्रिंग, रुद्र का फोन बजने लग जाता है। रुद्र अपना फोन उठाता है। हेलो, हाँ डॉक्टर माधवी, बोलिए। जी हाँ, मैं 3 बजे फ्री हूं। जी हाँ, मैं आ जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, टाइम से पहले ही आ जाऊंगा, आप देखना। अच्छा ठीक है, फिर मैं फोन रखता हूं। इतना कहकर रुद्र अपना फोन कट कर देता है। क्या हुआ? किसका फोन था?
अर्जुन ने कहा। डॉक्टर माधवी का था यार, रुद्र ने कहा। क्यों? समीर ने कहा। यार तुम्हें पता है ना, अर्जुन और मैं मेरा चेकअप कराने उसके पास गए थे, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी बात प्रोफेसर प्रताप नारायण से करवाई थी। तो उन्होंने कहा था कि वो मेरे सपनों को एनालिसिस करके मुझे बताएंगे। हाँ याद है, अनन्या ने कहा। तो बस उसी के लिए कॉल आया था। आज 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो वहां जाना पड़ेगा, रुद्र ने कहा। अच्छा, समीर ने कहा। डॉक्टर माधवी अपने कैबिन में बैठी हुई थी और फोन पर बातें कर रही थी। हाँ तो मिसेस तन्वी, आप आ जाएंगी ना? हाँ डॉक्टर माधवी, मैं आ जाऊंगी। तन्वी की मोबाइल के अंदर से आवाज आती है। तो ठीक है, पर प्लीज वक्त का ख्याल रखिएगा। प्रोफेसर प्रताप नारायण वक्त के बड़े पाबंद हैं। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर माधवी, मैं लेट नहीं आऊंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। इतना कहकर डॉक्टर माधवी फोन कट कर देती हैं। रुद्र को फोन लगा दिया, तन्वी को भी फोन लगा लिया। कोई बच तो नहीं रहा है। डॉक्टर माधवी ने सोचते हुए कहा, अरे हाँ, इंस्पेक्टर अजय तो बच ही गए, मैं अभी उन्हें फोन करती हूं। डॉक्टर माधवी अपने फोन से इंस्पेक्टर अजय को फोन करती हैं। कहिए डॉक्टर माधवी, कैसी हैं आप? फोन के अंदर से आवाज आती है। मैं तो ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? डॉक्टर माधवी ने कहा। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, बस लगे हुए अपने काम में। अच्छा, वैसे आप आज 3 बजे फ्री हैं ना? वैसे फ्री तो नहीं हूं, आप तो जानती हैं हम पुलिस वालों को कितना काम रहता है, कहीं ना कहीं तो बिजी रहते ही हैं। पर बोलिए ना, आपको कुछ काम था क्या? मैं आपके लिए अलग से वक्त निकाल लूंगा। अरे इंस्पेक्टर अजय, मुझे आपसे कोई काम नहीं था, बल्कि आप ही के काम के लिए आपको वक्त निकालना है। प्रोफेसर प्रताप नारायण का सुबह सुबह मुझे कॉल आया था और उन्होंने आपका एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। क्या कहा? अर्जेंट? ऐसा क्या पता चल गया प्रोफेसर प्रताप नारायण जी को मेरे सपने से, जो उन्होंने अर्जेंट अपॉइंटमेंट रख दिया? ये तो आप वही जानते हैं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस ये कहा कि आपको आज 3 बजे बुला लूं। जी ठीक है, फिर मैं वक्त निकाल के वहां पर पहुंच जाऊंगा, पर प्लीज वक्त का ध्यान रखिएगा। 3 बजे किसी भी हालत में आप पहुंच जाना। जी हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर अजय फोन कट कर देता है। अजय के बगल में ही माखनलाल बैठा हुआ था। फिर अब क्या करना है साहब? इस औरत के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला कि ये छाया है या कोई और है। माखनलाल ने अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर को देखते हुए कहा। वो वही तस्वीर थी जो उन्हें मेघ के घर के अंदर से मिली थी। माखनलाल, कुछ तो हमारे हाथ से छूट रहा है, कुछ ऐसा जिसे हम भूल रहे हैं, अजय ने कहा। पर क्या साहब, हम क्या भूल रहे हैं? आपने कहा था आसपास के गांव में इस फोटो की लड़की के बारे में पता करो, वो भी किया, पर कुछ पता ही नहीं चला। कोई इस औरत को जानता ही नहीं है। हाँ माखनलाल, 2 मिनट, क्या तुमने उससे पूछा? किससे साहब? राजन मुंशी जी के पोते से, माखनलाल, अजय ने कहा। कौन राजन मुंशी साहब? माखनलाल ने कहा। अरे माखनलाल, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता है, भूल गए? एक बार मुझे बिरजू मिला था, उसने हमें राजन मुंशी का पता बताया था और उसको ढूंढते ढूंढते हम देवरी गांव उसके घर पहुंच गए थे। हाँ साहब, याद आया, उसी ने तो हमें मेघ की चुड़ैल यानी छाया का नाम बताया था। हाँ माखनलाल, मुझे लगता है मुंशी जी जरूर इस तस्वीर वाली औरत को जानते होंगे। पर साहब, आपने तो देखी थी ना मुंशी जी की हालत, मुझे नहीं लगता वो हमें कुछ बता पाएंगे। माखनलाल, तुम पहले ही हार मान जाते हो, पहले चलो तो सही मुंशी जी के पास। ठीक है साहब। अजय और माखनलाल थाने से बाहर निकल जाते हैं। अजय जिप्सी चालू करता है, माखनलाल उसके बगल में बैठता है और वो लोग देवरी गांव मुंशी जी के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग मुंशी जी के घर के पास पहुंच जाते हैं। मुंशी जी के घर का दरवाजा
लगा हुआ था। ठक 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 ठक। माखनलाल दरवाजे का गेट खटखटाता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता है। माखनलाल फिर दरवाजे का गेट खटखटाता है। साहब, लगता है यहां पर कोई नहीं है। नहीं माखनलाल, यदि कोई नहीं होता तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता। दरवाजे पर ताला नहीं लगा है, इसका मतलब यह है कि घर में जरूर कोई ना कोई है। एक बार फिर दरवाजा खटखटा कर देखो। अरे कोई है? कोई है क्या घर में? अरे मुंशी जी, ओ मुंशी जी, माखनलाल ने आवाज लगाते हुए कहा। माखनलाल फिर से अपना हाथ उठाता और दरवाजा खटखटाने लग जाता है। माखनलाल दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि तभी मुंशी जी का पोता सुमित दरवाजा खोल देता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहां कैसे हैं आप? सुमित ने दरवाजा खोलते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूं सुमित, तुम कैसे हो? अजय ने कहा। जी मैं भी एकदम बढ़िया हूं, और बताइए कैसे आना हुआ? वो एक काम था हमें। अजय ने कहा। बताइए क्या काम था आपको? तुमको तो पता ही होगा कि पंडित सुशलाचार्य जी का किसी ने खून कर दिया है। अजय ने कहा। हाँ पता चला, बड़ा दुख हुआ है जानकर कि किसी ने उन्हें मार दिया। पता नहीं उन्हें मारकर किसका क्या फायदा होगा। पंडित सुशलाचार्य जी की लाश हमें मेघगांव के घर के अंदर मिली थी, और उसी घर के अंदर हमें एक औरत की तस्वीर मिली थी। और मुंशी जी पहले मेघगांव में रहते थे, इसलिए सोचा कि मुंशी जी के पास ही चलते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो उस तस्वीर वाली औरत के बारे में। मुंशी जी आराम तो नहीं कर रहे अभी? इस वक्त कहीं हमने उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अजय ने कहा। जब सुमित अजय के मुंह से बात सुनता है तो उसका चेहरा उतर जाता है और उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। क्या हुआ सुमित, तुम इतना उदास क्यों हो गए एकदम से? माखनलाल ने कहा। अब वो माखनलाल जी, दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। क्या? अजय और माखनलाल ने हैरानी के साथ एक साथ कहा। पर मुंशी जी कब गुजर गए? अजय ने कहा। जी पिछले हफ्ते ही। मुंशी जी की मौत कैसे हुई? क्या उनकी भी नाभी गायब थी उनके शरीर से? माखनलाल ने कहा। अरे नहीं नहीं माखनलाल जी, दादाजी की मौत तो फोबिया के कारण हुई है। ये फोबिया क्या होता है? कोई नई बीमारी है क्या? माखनलाल ने कहा। जी नहीं, फोबिया एक खास बीमारी है जिसके अंदर इंसान को किसी खास वस्तु, कार्य एवं परिस्थिति के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। जिस वस्तु से व्यक्ति को डर लगता है, यदि वही वस्तु उसके सामने आ जाए तो उसे घबराहट होने लगती है। अरे तो सीधे सीधे कहो ना कि डर के कारण मुंशी जी चल बसे। इतना इंग्लिश वर्ड यूज करके काहे में परेशान कर रहे हो? माखनलाल ने कहा। जी नहीं माखनलाल जी, आप गलत बोल रहे हैं। ये डर और फोबिया में बहुत अंतर होता है। फोबिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा भय होना, और उस भय के कारण को समझाया नहीं जा सकता है। डर एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो किसी से धमकी मिलने या डांट पड़ने कारण होता है। ये कॉमन है और कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फोबिया डर का एक खतरनाक लेवल है। फोबिया में डर इतना ज्यादा होता है कि इंसान इसे खत्म करने के लिए अपनी जान से भी खेल जाता है। दुनिया में वैसे कई प्रकार के फोबिया होते हैं, जैसे एगोरोफोबिया जिसमें मरीज को भीड़भाड़ वाली जगह में जाने में बहुत डर लगता है। एक्रोफोबिया में मरीज को ऊंचाई वाली जगह पर जाने में डर लगता है। हीमोफोबिया के मरीज को खून देखकर डर लगने लग जाता है। निक्टोफोबिया में मरीज को रात के वक्त या अंधेरे से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया में मरीजों को पानी से डर लगता है। वैसे बताना चाहूं तो फोबिया कई प्रकार के होते हैं, पर दादाजी को जो फोबिया था वो पेन फोबिया था। क्या कहा? पेन फोबिया? इसके अंदर क्या होता है? माखनलाल ने कहा। कमरे में अकेले होते हुए भी अचानक ये महसूस होना कि आपके आसपास कोई है, कोई ऐसा जरूर है जो खतरनाक है, या रात को सोते समय डर से नींद खुल जाना और यह आभास होना कि आपके पास से कोई गुजरा है, तो उसे पेन फोबिया कहा जाता है। अच्छा, पर एक बात बताओ सुमित, मुंशी जी को किस चीज से डर लगता था जो वो पेन फोबिया से मर गए? अजय ने कहा। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिनों से बड़े डरे डरे लग रहे थे। कमरे में जरा सा अंधेरा हो जाता था तो चिल्लाने लग जाते थे पागलों की तरह कि वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। जब आखिरी बार मैंने दादाजी को देखा था तो उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी
जैसे कोई भूत देख लिया हो और डर के कारण मर गए हों। उनके हाथ पैर भी पूरी तरह टेढ़े हो गए थे। क्या बात कर रहे हो सुमित? अजय ने शॉक्ड होते हुए कहा। सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, सुमित ने कहा। कहीं मुंशी जी को मेघ की चुड़ैल यानी छाया से तो डर नहीं लग रहा था कि वो उन्हें मार देगी? आखिर 19 साल पहले वो भी तो उन तीनों सरपंचों के साथ रहे होंगे ना, जब उसे जला रहे होंगे। और अब वो अपनी मौत का बदला ले रही है, सबसे एक एक को चुन चुनकर अपना शिकार बना रही है, माखनलाल ने कहा। माखनलाल, तुम फिर शुरू हो गए। तुमसे उस चुड़ैल का जिक्र किए बिना रहा नहीं जाता है क्या? कितनी बार बोला है, एक चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, पर तुम कुछ समझते ही नहीं। जब देखो चुड़ैल को बीच में ले आते हो। खैर छोड़ो, तो फिर जब मुंशी जी यहां पर रहे नहीं तो हमारा यहां पर क्या काम? अच्छा ठीक है सुमित, फिर हम चलते हैं, अजय ने कहा। अरे आप आए तो चाय तो पीकर ही जाइए ना, सुमित ने कहा। अरे नहीं नहीं, अगली बार, आज देर हो रही है ना, हमें जाना है, अजय ने कहा। ठीक है फिर। अजय और माखनलाल वहां से जाने लगते हैं। माखनलाल ने अपने हाथ में उस औरत की तस्वीर पकड़ कर रखी थी। अजय और माखनलाल अभी 2-3 ही कदम चले थे कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, जिस कारण माखनलाल के हाथ की तस्वीर उससे छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। हवा से उड़ते हुए वो तस्वीर सुमित के पैरों के पास चली जाती है। अरे ये फोटो कैसे उड़ गई हाथ में से? माखनलाल ने वापस से सुमित के पास जाते हुए कहा। सुमित उस फोटो को अपने पैरों के पास से उठाता है और उस फोटो को देखने लग जाता है। जब सुमित उस फोटो को देखता है तो देखता ही रह जाता है और हैरानी के साथ चिल्लाकर कहता है, अरे ये तो मेरी टीचर है। क्या? अजय और माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। जब अजय सुमित के मुंह से सुनता है कि फोटो वाली औरत कोई और नहीं, सुमित की टीचर है, तो वापस से पीछे मुड़ जाता है और सुमित के पास जाकर कहता है, क्या कहा? ये तुम्हारी टीचर है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी टीचर है। ये मुझे बचपन में पढ़ाया करती थी, सुमित ने कहा। कौन से स्कूल में पढ़ाया करती थी सुमित? अजय ने कहा। ये मुझे बचपन में मेघ गांव में पढ़ाया करती थी, आज से 19-20 साल पहले, जब मेघ गांव खुला हुआ था। इनका नाम क्या था सुमित? बताओ सुमित, बताओ, अजय ने कहा। इनका नाम क्या था? सुमित ने याद करते हुए कहा। जैसे ही सुमित को याद आता है, वो अचानक से कहता है, हाँ याद आया, कृति छाया। अरे मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कृति छाया मैम को ही कोई लोग छाया के नाम से बुलाया करते थे, मैं ये कैसे भूल गया? इसका मतलब तुम्हारी टीचर कृति छाया ही छाया है, जिसे आज से 19 साल पहले मेघ में जला दिया गया था, अजय ने कहा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सुमित ने कहा। पर साहब, कोई इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है? जिस शिक्षा के मंदिर में लोग विद्या प्राप्त करने आते हैं, उसी मंदिर की शिक्षिका को कोई कैसे जला सकता है? माखनलाल ने कहा। अब वही तो पता करना है माखनलाल। ये तो पता चल गया कि जिस औरत को जलाया गया था वो मेघ गांव की स्कूल की टीचर थी। अब बस हमें इसकी जन्म कुंडली निकालनी है। हम कैसे भी करके कृति छाया यानी कि छाया को इंसाफ दिलाना ही होगा। जी साहब। अच्छा सुमित, हम चलते हैं। तुमने आज बहुत बड़ी मदद कर दी हमारी, जिसके जरिए हम केस की तहकीकात आगे जारी रख सकते हैं। शुक्रिया तुम्हारा, अजय ने कहा। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके कुछ काम आया। अच्छा ठीक है, फिर हम चलते हैं। जी। अजय और माखनलाल वहां से जाने लगते हैं। अब आगे क्या करना है साहब?
ये तो पता चल गया कि जिस औरत को जलाया गया था उसका नाम छाया था और वो मेघ गांव में पढ़ाया करती थी। पर अब क्या? माखनलाल ने अजय से कहा। माखनलाल, अब ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा क्या कि लोगों की जन्म कुंडली कैसे निकाली जाती है? पता नहीं तुम्हारा पुलिस में सिलेक्शन कैसे हो गया। देखो, जितना मुझे लगता है उस हिसाब से गांव में प्राइवेट स्कूल तो हो नहीं सकते। ये तो जाहिर सी बात है। जिस स्कूल में कृति छाया यानी कि छाया पढ़ाया करती थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल होगा। तुम्हें पता है गांव में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उन सबका डेटा जिले के कलेक्टेड ऑफिस में होता है। यानी कि मेघ स्कूल का डेटा मेघ गांव का जिला गोंदिया के कलेक्टेड ऑफिस में जरूर होगा। अरे हाँ साहब, मेरा तो दिमाग ही नहीं चला। आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। माखनलाल, तुम्हारा दिमाग तो तब चलेगा ना जब तुम्हारे अंदर दिमाग हो। तुम्हारी खोपड़ी तो खाली है ना? अरे साहब, आप भी। पर साहब, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने अभी तक रिकॉर्ड संभाल कर रखे होंगे या मेघ के स्कूल के टीचर्स का रिकॉर्ड फाइल बनाया भी होगा? माखनलाल, तुम ना बड़े नेगेटिव इंसान हो। कितनी बार बोला है तुम्हें नेगेटिव बातें सोचा मत करो। पर लगता है तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव जैसी कोई चीज है ही नहीं। पहले तुम जाओ तो सही कलेक्टेड ऑफिस। जी साहब, मैं जाऊं मतलब आप नहीं चलोगे क्या? नहीं, मैं नहीं चलूंगा। अभी 3 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर माधवी के साथ। मुझे आधे घंटे में वहां पर पहुंचना है। क्या कहा साहब? डॉक्टर माधवी के पास? आपको क्या हो गया? आप तो ठीक ठाक दिखते हैं। माखनलाल, मैं तुम्हें आकर बताता हूं ना सब। अभी तुम जिप्सी चालू करो और मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देना और तुम कलेक्टेड ऑफिस निकल जाना। जी साहब। अजय और माखनलाल जिप्सी के अंदर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। 3 बजने में 15 मिनट बचे हुए थे और डॉक्टर माधवी अपने कैबिन में बैठकर रुद्र, तन्वी और अजय का इंतजार कर रहे थे। ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। कहा था मैंने 10-15 मिनट पहले आ जाना, पर अभी तक नहीं आए, डॉक्टर माधवी ने खुद से कहा। डॉक्टर माधवी अपना मोबाइल उठाती है और अजय को फोन करने लग जाती है। डॉक्टर माधवी अजय को फोन करने ही वाली थी कि तभी अजय की आवाज आती है। मैं आई कम इन? अरे आ गए इंस्पेक्टर अजय आप, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, डॉक्टर माधवी ने कहा। डॉक्टर माधवी, हम पुलिस वाले भले ही बिजी रहें पर समय के पाबंद रहते हैं। देख लीजिए अभी भी 10 मिनट बचे हैं 3 बजने में। हाँ वो तो है, आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? अजय डॉक्टर माधवी के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। तो फिर मीटिंग शुरू करें, अजय ने कहा। 2 मिनट, अभी रुद्र और तन्वी आ जाएं, बस फिर शुरू करते हैं। क्या कहा? रुद्र और तन्वी? पर मेरे अपॉइंटमेंट में उनका क्या काम? अजय ने हैरानी के साथ कहा। डॉक्टर माधवी अजय के सवालों का जवाब देती उससे पहले ही रुद्र और समीर डॉक्टर माधवी के कैबिन में आ जाते हैं। डॉक्टर माधवी, हमें देर तो नहीं हुई ना? रुद्र ने कमरे के अंदर घुसते हुए कहा। अरे नहीं, अभी वक्त है, डॉक्टर माधवी ने जवाब दिया। जब डॉक्टर माधवी देखती है कि समीर के हाथ में पट्टी बंधी हुई है तो वो उससे पूछती है, अरे समीर, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? इतनी चोटें कैसे लग गई तुम्हें? तुमने अच्छे से पट्टी तो कर लिया ना? डॉक्टर माधवी, वही तो कराने आया है समीर मेरे साथ। घर पर तो बस हमने पट्टी कर दी थी, सोचा कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए यहां पर समीर को ले आया, रुद्र ने कहा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रुद्र। आओ समीर मेरे पास में, अच्छे से देखकर तुम्हारी पट्टी कर देती हूं। समीर डॉक्टर माधवी के पास जाकर बैठ जाता है। डॉक्टर माधवी अपनी जगह से उठती हैं और कैंची से समीर की पट्टी काट देती हैं। वैसे रुद्र, तुमने बताया नहीं कि समीर को ये चोट कैसे लगी? अजय ने शक की निगाहों से पूछा। रुद्र मन ही मन सोचने लग जाता है कि वो अजय को क्या जवाब दे, क्योंकि यदि वो ये बताता कि समीर को ये चोट दूसरे ब्रह्मांड में खिड़की का कांच तोड़ते हुए लगी है तो अजय उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। रुद्र घबराने लगता है और टेंशन में आ जाता है और उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। डॉक्टर माधवी ने समीर की पट्टी खोल ली थी। उन्हें समीर के हाथ के जख्म साफ साफ नजर आ रहे थे। देखकर तो ऐसा लगता है कि ये चोट कांच से लगी है। क्या तुमने अपने हाथों से कांच तोड़ा है? डॉक्टर माधवी ने समीर के हाथ की चोट देखते हुए कहा। तुमने बताया नहीं रुद्र,
कि समीर को चोट कैसे लगी? अजय ने फिर पूछा। वो क्या है ना अजय और डॉक्टर माधवी, आपको तो पता ही होगा, हम अभी जवान लड़के हैं और जवानी में तो गलतियां हो ही जाती हैं। तो बस कल रात एक पार्टी कर रहे थे जिसमें कुछ ज्यादा ही हो गई। पीयूष ने शराब पीकर उसकी बोतल जमीन पर फेंक दी, जिस कारण वो टूट गई। और जब समीर अपने कमरे में जा रहा था तो अचानक से उसका पैर फिसल गया और उसका हाथ उन कांच के टुकड़ों पर जा गिरा। बस वही समीर को चोट लग गई। रुद्र ने बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा, थोड़ा ख्याल रखा करो रुद्र, और जवानी में कम गलतियां किया करो, कहीं ऐसा ना हो इन गलतियों के कारण तुम्हें लेने के देने पड़ जाएं। उसकी फिक्र तुम मत करो अजय, हम इतनी बड़ी भी गलतियां नहीं करते हैं। वैसे डॉक्टर माधवी, अब मीटिंग शुरू करें? हाँ, बस तन्वी आ जाए, डॉक्टर माधवी ने समीर के हाथ पर पट्टी बांधते हुए कहा। क्या कहा तन्वी? पर अपॉइंटमेंट में तन्वी का क्या काम? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। वो प्रोफेसर प्रताप नारायण ने आप तीनों को साथ साथ बुलाया ना, इसीलिए, डॉक्टर माधवी ने कहा। व्हाट? अजय ने हैरानी के साथ कहा। अजय और रुद्र के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर प्रताप नारायण ने उन्हें एक साथ क्यों बुला लिया। पर मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हम तीनों को प्रोफेसर प्रताप नारायण ने एक साथ क्यों बुलाया? अजय ने कहा। जितना कि मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि आप तीनों को एक तरह की बीमारी है, लगातार एक ही एक सपना बार बार दिखना। शायद इसी वजह से प्रोफेसर सर ने आपको एक साथ बुलाया होगा, डॉक्टर माधवी ने कहा। अजय, रुद्र और डॉक्टर माधवी बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर तन्वी और कुलदीप आ जाते हैं। मे आई कम इन? तन्वी ने पूछा। तो तुम आ गई तन्वी? आओ आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, डॉक्टर माधवी ने कहा। एक पल के लिए तन्वी और कुलदीप के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अजय और रुद्र वहां पर क्या कर रहे थे। 3:05 हो गए हैं। मैं प्रोफेसर सर को वीडियो कॉल करती हूं अब, डॉक्टर माधवी ने लैपटॉप ऑन करते हुए कहा। डॉक्टर माधवी प्रोफेसर प्रताप नारायण को वीडियो कॉल करने लग जाती हैं। हेलो प्रोफेसर सर, माफी चाहती हूं, थोड़ी देर हो गई, डॉक्टर माधवी ने लैपटॉप के सामने कहा। कोई बात नहीं डॉक्टर माधवी, 10 मिनट आगे पीछे तो हो ही जाते हैं, प्रोफेसर प्रताप नारायण की आवाज सुनाई देती है। प्रोफेसर प्रताप नारायण का चेहरा आज भी दिखाई नहीं दे रहा था। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम मीटिंग शुरू करते हैं, डॉक्टर माधवी ने लैपटॉप की स्क्रीन रुद्र, तन्वी और अजय के सामने करते हुए कहा। कुलदीप और समीर, हम इस कैबिन से बाहर चलते हैं ताकि प्रोफेसर नारायण को डिस्टर्ब ना हो, डॉक्टर माधवी ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, समीर ने कहा। डॉक्टर माधवी, समीर और कुलदीप उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। रुद्र, तन्वी और अजय एक ही साथ एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए थे। उन तीनों के मन में अभी भी यही सवाल चल रहा था कि आखिर हम तीनों को प्रोफेसर प्रताप नारायण ने एक साथ क्यों बुलाया। कैसे हैं आप तीनों? प्रोफेसर प्रताप नारायण की आवाज सुनाई देती है। हम ठीक है सर, तन्वी, अजय और रुद्र ने एक साथ कहा। आप कैसे हैं? तन्वी ने कहा। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आप तीनों यही सोच रहे हैं ना कि मैंने आप तीनों को एक साथ क्यों बुलाया है? हाँ प्रोफेसर सर, यही सोच रहे हैं। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें एक साथ क्यों बुलाया गया है, रुद्र ने कहा। बताता हूं रुद्र, मैं सब बताता हूं, पर उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जी, तन्वी ने कहा। सपनों की दुनिया अंतहीन है। ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी, या फिर ये कह लीजिए उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यों से भरी है। यहां ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनका हमारे जीवन से एक गहरा रिश्ता तो है, लेकिन ये हादसे हमारी समझ से इतने परे होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते आखिर हमने सपना क्यों देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर सर, मेरे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि एक ही सपना मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहा है, रुद्र ने कहा। मुझे भी प्रोफेसर सर, तन्वी ने कहा।
थोड़ा पेशेंस बनाइए, मैं सब समझाता हूं आपको कि होता क्या है। जी सॉरी, तन्वी और रुद्र ने कहा। हर सपना अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस और सेंस रखता है। हम इनके रहस्य से पूरी तरह अनजान हैं, इसलिए जान नहीं पाते कि असल में हम इन सपनों को क्यों देख रहे हैं। और वो सपने जो हमें हर रात सताते हैं, उनका हमारे जीवन से क्या नाता है। सपने अलग अलग प्रकार के होते हैं और साथ ही उनकी अपनी एक अलग भाषा भी होती है, जिसे समझने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जी, अजय ने गौर से प्रोफेसर प्रताप नारायण की बात सुनते हुए कहा। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान चाहे किसी भी एज या जेंडर का हो, वो सपने जरूर देखता है। सपने देखना उसकी जिंदगी का एक बड़ा भाग है। एक अनुमान के अनुसार हमारा सपना 5 से 20 मिनट तक चलता है। एक एवरेज के अनुसार इंसान अपने जीवन के 6 साल केवल सपने देखने में बिता देता है। क्या बात कर रहे हैं प्रोफेसर, 6 साल? अजय ने हैरानी के साथ कहा। जी हां इंस्पेक्टर अजय, ऐसा मैं नहीं, रिसर्च कहती है। हर सपना कॉमन नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहोशी की हालत में भी आपके दिमाग को फिक्स कर देते हैं। दिमाग के फिक्स हो जाने की वजह से आपकी बॉडी भी फिक्स हो जाती है और आप पूरी तरह खुद को बेजान पाते हैं। आप जब तक वो सपना देखते हैं तब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। अगर ये सपना बिना पूरा हुए टूट जाता है या किसी कारणवश बीच में ही आपकी नींद खुल जाती है, तब भी आपका दिमाग अचानक से कार्य करना नहीं शुरू करता है, बल्कि उसे रिस्पॉन्ड करने में समय लगता है, जिस कारण आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए खुद को पैरालाइज महसूस करते हैं। आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर, मेरे साथ ये कई बार हुआ है, तन्वी ने कहा। मेरे साथ भी, रुद्र ने कहा। सो अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आप तीनों को यहां पर एक साथ क्यों बुलाया। मैं चाहता तो आप तीनों को अलग अलग बुलाकर भी बातें कर लेता, पर जब डॉक्टर माधवी से मुझे यह पता चला कि आप तीनों एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने सोचा आप तीनों को एक ही साथ बुलाना सही रहेगा। और बात ही कुछ ऐसी थी। ऐसी क्या बात थी प्रोफेसर कि आपने हम तीनों को एक साथ बुला लिया? अक्सर साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट का इलाज अलग अलग करते हैं, पर आपने तो हम तीनों को एक साथ बुला लिया, अजय ने कहा तो इंस्पेक्टर अजय कि बात ही कुछ ऐसी थी कि बुलाना पड़ा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप तीनों को जो सपने आ रहे हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। व्हाट? अजय, रुद्र और तन्वी ने एक साथ हैरानी के साथ कहा। जी हां, तुम इस तन्वी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपको आपके सपने में एक लड़की नर्स की ड्रेस में दिखाई देती है जिसका नाम गौरी है। गौरी आपको अस्पताल के उस कमरे में दिखाई देती है जहां पर न्यूबॉर्न बेबी रखे जाते हैं। उसी कमरे में से गौरी एक न्यूबॉर्न बच्चा अपने हाथ में उठा लेती है और वहां से जाने लगती है, और यही सपना बार बार आपको दिखाई देता है। एम आई राइट? जी हां प्रोफेसर, तन्वी ने कहा। क्या आपको पता है कि इसके बाद जो होता है वो इंस्पेक्टर अजय के सपने में दिखाई देता है? व्हाट? तन्वी, अजय और रुद्र तीनों ने एक साथ हैरानी से कहा। जब गौरी उस न्यूबॉर्न बेबी को उस कमरे से लेकर बाहर निकलती है तो वो लोगों से बचते बचते उसे एक कमरे में ले जाती है और वहां पर एक इंजेक्शन उस बच्चे को लगाती है और वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, और उसी बच्चे की रोने की आवाजें इंस्पेक्टर अजय के कानों में बार बार गूंजने लगती हैं। एम आई राइट इंस्पेक्टर अजय? यस प्रोफेसर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जहां पर अजय तुम्हारा सपना खत्म होता है ना, वहीं पर रुद्र का सपना शुरू होता है। व्हाट? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। जी हां, गौरी उस न्यूबॉर्न बेबी को इंजेक्शन लगाती है तो वो रोना शुरू कर देता है। गौरी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। उस बच्चे के बेहोश होने के बाद गौरी उस बच्चे को एक कपड़े से कवर करके लोगों की नजरों से बचाते हुए बाहर ले जाती है और अस्पताल के बाहर जाकर पेड़ के पास इंतजार कर रहे एक 8-9 साल की उम्र के बच्चे को दे देती है और कहती है, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूं। वो बच्चा उस न्यूबॉर्न बेबी को लेकर वहां से चला जाता है। एम आई राइट रुद्र? हाँ डॉक्टर साहब, पर कैसे? हम तीनों के सपने एक दूसरे से लिंक कैसे हो सकते हैं? मैं इसका क्या मतलब निकालूं? रुद्र ने कहा।
तन्वी और अजय के भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उन तीनों के सपने एक दूसरे के सपनों से कैसे लिंक हो सकते थे। प्रोफेसर ने कहा, देखिए ऐसा है, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये ना तो अपने आप शक्ल बना सकता है और ना ही किसी अक्षर को खुद बना सकता है। इसलिए हम अपने सपने में जो भी देखते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हमने पहले देखा हुआ होता है, भले ही फिर वो हमने बचपन में देखा हो और हम उसे भूल गए, या फिर पिछले जन्म में। क्या कहा? पिछले जन्म में? मतलब आप इन पुनर्जन्म की बातों पर भरोसा करते हैं? रुद्र ने कहा। रुद्र, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मुझे सब बातों पर भरोसा करना पड़ता है, तभी हम सब चीजों को एनालाइज कर पाते हैं। यह भी हो सकता है कि आप तीनों को जो दिख रहा है, ऐसा हादसा आपके साथ बचपन में कभी घटा हो। और हैरानी की बात तो यह सबसे ज्यादा है कि आप तीनों को ही आपके बचपन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। यह एक बहुत चौंका देने वाली बात है। मेरे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रोफेसर ने दोनों को समझाते हुए कहा। तो फिर अब हम क्या करें प्रोफेसर? तन्वी ने कहा। देखिए, हाल फिलहाल के लिए तो आप तीनों अपने दिमाग को रिलैक्स दीजिए, इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, यह आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। जी ठीक है, रुद्र ने कहा। आप लोग थोड़ा समय और दीजिए मुझे, मैं और थोड़ा आप तीनों के सपनों को एनालाइज करना चाहता हूं। हो सकता है कि कोई सी ऐसी लिंक हो जो मुझसे छूट रही हो या मुझे समझ में ना आ रही हो। प्रोफेसर ने कहा। जी ठीक है प्रोफेसर, आपको जितना समय लेना है लीजिए, लेकिन कोई ना कोई इसका उपाय जरूर निकालिए, वरना उस बच्चे के रोने की आवाजें सुनते सुनते मेरे कान फट जाएंगे। अजय ने कहा। आप फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर अजय, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लूंगा। जी, अजय ने कहा। तो फिर हम आज की मीटिंग यहीं पर क्लोज करते हैं। जब तक आप तीनों अपना ख्याल रखिएगा। बाय। बाय प्रोफेसर, तन्वी ने कहा। बाय, रुद्र ने कहा। प्रोफेसर प्रताप नारायण वीडियो कॉल कट कर देते हैं। प्रोफेसर प्रताप नारायण के कॉल कट करने के बाद ही डॉक्टर माधवी, कुलदीप और समीर उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। तो फिर क्या बोला तन्वी प्रोफेसर ने? कुलदीप ने तन्वी से पूछा। कुलदीप, मैं तुम्हें घर पर जाकर आराम से सब बताती हूं ना, तन्वी ने कहा। ठीक है फिर। अच्छा डॉक्टर माधवी, फिर हम चलते हैं, घर पर माँ और पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, कुलदीप ने कहा। जी ठीक है मिस्टर कुलदीप, डॉक्टर माधवी ने कहा। कुलदीप और तन्वी उस कमरे से चले जाते हैं। फिर हम दोनों भी निकलते हैं डॉक्टर माधवी, रुद्र ने कहा। ठीक है, फिर मुलाकात होगी, डॉक्टर माधवी ने कहा। जी जरूर, रुद्र ने कहा। रुद्र और समीर भी उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। तो कैसा रहा आपका अपॉइंटमेंट इंस्पेक्टर अजय? जी ठीक ही था, पर अभी भी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। इंस्पेक्टर साहब, वक्त लगता है इन सब चीजों में, और वैसे भी वक्त से पहले इंसान को ना ही कुछ मिला है और ना पता चला है, इसलिए बस अपने वक्त का इंतजार कीजिए। जी हाँ, सही कहा आपने। तो फिर मैं निकलता हूँ, शाम हो गई है, कमरे के अंदर वक्त का कुछ पता ही नहीं चला, मुझे केस के सिलसिले में जाना है, अजय ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। जी हाँ, कुछ सुराग लगा आपके हाथ में उस साइको किलर के खिलाफ? जी अभी तक तो नहीं, पर कोशिश जारी है। आपको ही पता है कि वो साइको किलर कितना शातिर है। जी हाँ, सही कहा आपने। मैंने भी अपनी मेडिकल लाइफ में आज तक ऐसे साइको किलर नहीं देखा जो इतने शातिर तरीके से लोगों की नाभि निकालता है कि उसके हाथों के फिंगरप्रिंट भी नहीं आते हैं। हाँ वही ना, कोई सुराग छोड़ता ही नहीं है। पर जो भी हो, मुजरिम कितना भी पुलिस से भाग ले, आखिर में तो पकड़ा ही जाता है। सही कहा आपने। तो ठीक है डॉक्टर माधवी, फिर मैं निकलता हूं, जल्द मुलाकात होगी। जी इंस्पेक्टर साहब। अजय डॉक्टर माधवी कैबिन से बाहर निकल जाता है। अजय अपनी जिप्सी के पास जाता है और माखनलाल को फोन लगाता है। फोन पर बेल जाने की आवाज आती है, फिर माखनलाल कॉल पिक करता है। हेलो माखनलाल, कहां पर हो तुम? इंस्पेक्टर अजय ने कहा। साहब मैं तो पुलिस स्टेशन में हूं। क्या कहा? पुलिस स्टेशन में? मैंने तुम्हें कलेक्टर ऑफिस जाने के लिए कहा था ना, अजय ने गुस्से में कहा। साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वहां पर मैं गया था और बहुत तहकीकात और फाइलों की धूल साफ करने के बाद मेरे हाथ में मेक के स्कूल की एक फाइल हाथ लगी है। आप आ जाइए, मैं दिखाता हूं आपको। वेरी गुड माखनलाल, वेरी गुड। साहब सिर्फ शाबाशी से काम नहीं चलेगा,
इस काम के लिए तो आपको मुझे वीरता चक्र दिलाना पड़ेगा। आपको नहीं पता, बड़ी मुश्किल से फाइल में अपने साथ लाया हूं। कह रहे थे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे ही नहीं दे सकते, ऊपर से लिखित में ऑर्डर लाना पड़ेगा। मैंने फाइल के नीचे से 100 का नोट दिया और वहां के चपरासी ने वो फाइल मेरे हाथ में दे दी। शाबाश माखनलाल शाबाश, घी को उल्टी उंगली करके निकालना तुमसे सीखे। वीरता चक्र तो नहीं, पर चालू चक्र तुम्हें इस काम के लिए जरूर मिलेगा। साहब आप भी चलो बातें बंद करो, मैं जल्दी से वहां पर पहुंच रहा हूं। तुम कुछ खाने पीने मत निकल जाना बाहर, समझे? जी साहब नहीं जाऊंगा, आप आ जाइए। ठीक है। इतना कहकर अजय अपना फोन कट कर देता है। अरे जिप्सी तो माखनलाल के ही पास है, उसने मुझे ड्रॉप किया था, अब मैं पुलिस स्टेशन कैसे जाऊं? अजय ने खुद से कहा। अजय सोच ही रहा था कि वो पुलिस स्टेशन कैसे जाए, तभी वहां पर डॉक्टर माधवी आ जाती है। अजय को टेंशन में खड़ा देख डॉक्टर माधवी उससे पूछती है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप गए नहीं अभी तक? वो डॉक्टर माधवी, मुझे माखनलाल ने ड्रॉप किया था तो मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा हूं। अरे टैक्सी का क्यों इंतजार कर रहे हैं आप, मैं छोड़ देती हूँ ना आपको। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अरे इसमें तकलीफ वाली क्या बात है, आपको मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है क्या? कहीं शर्म तो नहीं आती आपको मेरे साथ? डॉक्टर माधवी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए ये हुई ना बात। डॉक्टर माधवी अपनी कार निकालती हैं और अजय भी डॉक्टर माधवी के साथ बैठ जाता है। डॉक्टर माधवी कार चला रही थी और अजय उनके बगल में बैठा हुआ था। वैसे डॉक्टर माधवी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना, आपकी सैलरी कितनी है? आप शायद भूल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लड़कियों से उनकी उम्र और सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। डॉक्टर माधवी ने बात को घुमाते हुए कहा। अरे बताइए तो जरा। जी यही कुछ 30,000 बस। अच्छा, और इसमें से 10,000 तो आपके खाने पीने रहने में खर्च हो जाते होंगे। जी हाँ। माधवी मन ही मन सोचने लग जाती है कि आखिर इंस्पेक्टर अजय उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। और आपकी कार कितने की है? जी स्कोडा ऑक्टेविया। वो तो इतनी महंगी कार है, आपने 20-20 हजार रुपए बचाकर खरीद ली। जितना मुझे याद है 1 साल पहले जब आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी आपके पास कार नहीं थी। 1 साल में वैसे काफी तरक्की कर ली है आपने, जरा हमें भी तो बताइए उस तरक्की का राज। हम तो जब से सरकारी जिप्सी में ही घूम रहे हैं, हम भी खुद की कार खरीदना चाहते हैं आखिर। इंस्पेक्टर अजय की बात सुनकर डॉक्टर माधवी पसीने से भीग जाती है और टेंशन लेने लगती है। वो सोचने लगती है कि कहीं इंस्पेक्टर अजय को पता तो नहीं चल गया कि नाभि वाले केसेस की फाइल वो किसी को बेचती है।